चार्ल्स डार्विन ने अपने जहाज शिप बीगल पर विभिन्न देशों की यात्रा की तथा उन्होंने कुछ जीवाश्म एकत्रित किए और उन जीवाश्मों के आधार पर जो सिद्धांत दिया उसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इसे दूसरे नामों जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं। उनका यह थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाता है। डार्विन के अनुसार जो जीव अपने वातावरण में स्वयं को बेहतर रूप से समायोजित करने में सफल होते हैं, वे उन जीवों का प्रकृति चयन कर लेती है। अगर उनके गुण आनुवांशिक हुए तो वैसे जीव जिनका चयन कर लिया जाता है उनकी संख्या प्रकृति में बढ़ जाएगी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। इसे समझने में लोगों को कठिनाई होती है। मैं आपको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करूंगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं होती है और ये भिन्नताएं आनुवांशिक भी होती है। इन भिन्नताओं के कारण हमारे कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ हैं और इन म्यूटेशन इन विभिन्नताओं का एक स्रोत हो सकता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रकृति में विभिन्न जीवों में जो भिन्नता है उसमें से कोई भिन्नता किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष वातावरणीय कारकों के कारण चयन कर ली जाती है और जिन भिन्नताओं का चयन कर लिया जाता है वे अधिक संतानोत्पत्ति में सक्षम होते हैं। उनके अगली पीढ़ी की संख्या अधिक होती है तो उनकी प्रकृति में संख्या बढ़ जाती है। अब मैं जो क्लासिकल उदाहरण है पहले उसे दूंगा। तो आपने कभी अपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि यह विकासवाद को ऐसा समझा होगा कि एक जीव कुछ कोशिश करता है तो अगली पीढ़ी में उससे बेहतर संतानें पैदा होती है। जैसे कहीं पर लंबे लंबे पेड़ है, ये लंबा पेड़ और ये छोटे छोटे जिराफ।
तो कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि इन जिराफों ने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी और हर एक पीढ़ी में ये लंबे होते चले गए और इस प्रकार जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह जो विकास हुआ, यह विकास जानबूझकर या इसमें एक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जीव का उद्देश्य प्रतीत होता है कि वह एक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उसकी अगली पीढ़ियां उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले रही है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में इस तरह का जानबूझकर लक्ष्य प्राप्ति की बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इस विषय में क्या कहेगा। दूसरी बात, हम ऐसा भी सोचते हैं कई बार कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वे जैसा सोचते थे हम उनसे बेहतर हो गए हैं और शायद आगे जो हमारे वंशज होंगे, हमारी जो अगली पीढ़ियां होंगी हमसे भी ज्यादा बेहतर होंगी, उनकी बुद्धि हमसे बहुत ज्यादा होगी। तो हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा हम समझते हैं, लेकिन यह बात भी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में नहीं है। यानी हम बेहतर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग बेटर। यह बात ठीक इसी रूप में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नहीं कहता है। दूसरी बात, we are willingly moving towards better goal situation। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार हम जानबूझकर बेहतर नहीं हो रहे हैं। प्रकृति हमारा चयन कर लेती है और कुछ भी अपने आप में बेहतर या खराब नहीं होता है। यह उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें जीव है। तो मैं अब क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको इस सिद्धांत को समझने में सहायता मिले। ब्रिटेन में के पेड़ों पर दो तरह के मॉथ्स पाए जाते थे। एक लाइट कलर बना रहा हूं, ये कीड़े हैं, ये कीड़े, सफेद कीड़े आप समझिए, सफेद कीड़े हैं और दूसरे कीड़े काले होते थे, मॉथ्स। ये काला कीड़ा, ये काला कीड़ा और ये सफेद। जब तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तब तक पक्षियों को काले कीड़े आसानी से दिख जाते थे और सफेद कीड़े आसानी से नहीं दिखते थे, क्योंकि किसी पेड़ का तना सफेद होता था, तो सफेद कीड़े आसानी से नहीं दिखते थे
काले कीड़े आसानी से दिख जाते थे, तो चिड़िया काले कीड़ों को आसानी से देखकर खा लेती थी और सफेद कीड़े बच जाते थे। इस कारण औद्योगिक क्रांति से पूर्व ब्रिटेन में सफेद कीड़ों की संख्या ज्यादा थी और काले कीड़ों की संख्या कम थी, क्योंकि वे आसानी से दिख जाते थे। तो कीड़े मॉथ्स कहते हैं, मॉथ्स। औद्योगिक क्रांति के बाद धुएं के कारण पेड़ काले होने लगे, या फिर उन पर अब ये पेड़ है और इस पेड़ का रंग काला है, क्योंकि इस पर धुएं आ गए। अब जब काले कीड़े इस पर अगर है, सोचिए काला कीड़ा है यहां पे और सफेद कीड़ा, तो अब चिड़ियों को इन काले पेड़ों पर सफेद कीड़े आसानी से नजर आ जाते थे और काले कीड़े नजर नहीं आते थे। तो अब अचानक औद्योगिक क्रांति के बाद सफेद कीड़े आसानी से खाए जाने लगे पक्षियों द्वारा तथा काले कीड़े बचने लगे, तो उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। अब मैं इन दो बातों पे वापस आता हूं कि वी आर गेटिंग बेटर, क्या हम बेहतर हो रहे हैं? यहां पर आप देखेंगे कि परिस्थिति के अनुसार अगर एक ऊपरी नजर से देखा जाए तो परिस्थिति के अनुसार ये कीड़े सफेद से काले दिखने लगे, लेकिन सफेद या काला अपने आप में नहीं कह सकते कि कोई एक बेहतर है। वास्तव में जब तक पेड़ों पर धुएं नहीं थे तब तक सफेद ही बेहतर थे, किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात काले बेहतर हो गए। तो अपने आप में काले या सफेद बेहतर नहीं है, बल्कि परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किसका चयन हो जाएगा। तो यहां पर प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में बेहतर और खराब की बात नहीं है, बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में किस भिन्नता का प्रकृति चयन कर लेगी और वो भिन्नताएं इस हमारी प्रकृति में बढ़ जाएगी। तो यह सिद्धांत ये कहता है, एक पॉइंट है जो मैं आगे लिख रहा हूं, वो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस। रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो यह सिद्धांत ये कहता है कि उन जीवों की संख्या प्रकृति में बढ़ेगी जो संतानोत्पत्ति में ज्यादा सक्षम होंगे। तो फिर मैं वापस लौटता हूं कि जब तक पेड़ सफेद थे, सफेद कीड़े अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने से पहले ही मर जाते थे या उनके मर जाने की संभावना ज्यादा होती थी, क्योंकि पक्षी उनको देखकर खा जाते थे। जबकि काले कीड़ों के संतानोत्पत्ति की संभावना ज्यादा होती थी, क्योंकि वे पक्षियों को आसानी से नहीं दिखते थे। और सफेद होना या काला होना एक ऐसा गुण है जो आनुवांशिक गुण है। इस कारण काले कीड़ों के
प्रकृति होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि काले कीड़े संतानोत्पत्ति में ज्यादा सक्षम थे, क्योंकि वे पक्षियों से बचे जाते थे। एक और उदाहरण लेता हूं, ये भी क्लासिकल है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के आरबीसी चंद्राकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी का यह रूप होता है, उनके अधिक दिनों तक जीने की संभावना नहीं होती। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे, क्योंकि ये अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि संतानोत्पत्ति की उम्र से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है, धीरे धीरे यह गुण खत्म हो जाएगा। किंतु जिन लोगों में दो जीनों में से एक जीन सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है, वे उन पर मलेरिया का प्रभाव नहीं होता है। तो जहां पर मलेरिया ज्यादा होता है, सामान्य लोगों को मलेरिया होने की संभावना रहती है। अगर हम ऐसा मान लें कि मलेरिया की कोई दवा उपलब्ध नहीं है, और वैसे स्थानों पर जहां पर मलेरिया ज्यादा है, तो ये सिकल सेल एनीमिया का गुण चयनित होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना रहेगी, और ऐसे में उनके संतानोत्पत्ति की संभावनाएं कम रहेंगी। जबकि जिन लोगों में जो दिखते तो सामान्य है, इसके बारे में बात करेंगे कभी कि होमोजाइगस ट्रेट्स एंड हेटेरोजाइगस ट्रेट, तो जिन लोगों में इसके कुछ गुण है, आप ऐसे समझिए अभी कि कुछ गुण है सिकल सेल एनीमिया के, वो लोग जहां पे मलेरिया ज्यादा है वहां पे बच जाएंगे, क्योंकि इन पर मलेरिया का असर नहीं होता है, जबकि सामान्य लोगों को की मृत्यु की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो फिर मैं बता रहा हूं कि प्रकृति के लिए सिकल सेल आरबीसी या फिर हमारा नॉर्मल आरबीसी, इन दोनों प्रकृति के लिए कुछ भी ये खराब है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन ज्यादा फिट है, कौन ज्यादा योग्य है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो कभी इस तरह के गुण भी चयनित हो सकते हैं, अगर परिस्थितियां वैसी हो जैसे मैंने मलेरिया के बारे में बात की। तो मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। कई प्रकार के बातों को प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों द्वारा कई बातों की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस पॉइंट को भी देख लेता हूं। वी आर विलिंगली मूविंग टुवर्ड्स बेटर गोल सिचुएशन। मैं इन दोनों उदाहरणों में क्लियर कर देता हूं कि हम जानबूझकर इस जहां तक ये बात है कि जानबूझकर कोई मौत काला या सफेद नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति औद्योगिक क्रांति से पूर्व सफेद मौत को चुन रही थी, क्योंकि वे उस वातावरण में ज्यादा फिट थे। ये सफेद मौत जानबूझकर के काले नहीं हुए, बल्कि चूंकि काले वर्तमान परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति के बाद ज्यादा फिट थे,
इसलिए वे चुन लिए गए। तो इसमें इच्छा की कोई बात नहीं है, जानबूझकर किसी खास तरह से होने की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि वैसे गुण जो जो प्रकृति के ज्यादा अनुकूल हैं वे चुन लिए जाते हैं, और अगर वे एक बार चुन लिए गए तो उनके संतानोत्पत्ति की संभावना ज्यादा होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई जीव या किसी जीवों का समूह संतानोत्पत्ति से पूर्व ही मारा जाता है तो उनके वे गुण नष्ट हो जाएंगे, उनके वे अनुवांशिक गुण नष्ट हो जाएंगे। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व हमने देखा कि संभवतः संतानोत्पत्ति के पूर्व ही बहुत सारे काले मॉथ्स मारे जा रहे थे, इसलिए इनकी संख्या बहुत ही कम थी। किंतु जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो काले मॉथ्स संतानोत्पत्ति की ज्यादा संतानोत्पत्ति करने में सक्षम रहे, क्योंकि वे पक्षियों द्वारा नहीं देखे जा रहे थे, जबकि सफेद मॉथ्स आसानी से पक्षियों द्वारा देखे जा रहे थे, इसलिए उनके संतानोत्पत्ति की संभावनाएं कम रही। तो चूंकि काले मॉथ्स के ज्यादा संतान हुए, वे प्रकृति में ज्यादा दिखने लगे, जबकि सफेद मॉथ्स के कम संतान हुए, इसलिए उनकी प्रकृति में संख्या कम दिखी। इस बात को मैं आगे ले जा रहा हूं कि क्या हम बेहतर हो रहे हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या यह कहता है कि हम बेहतर हो रहे हैं। तो बेहतर एक रिलेटिव टर्म है। प्रकृति इस टर्म को स्वीकार नहीं करती है। देखते हैं कैसे। सपोज देखिए, ये एक व्यक्ति है और ये बहुत कल्चर्ड है, बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति है, और इसको मैं टाई पहना देता हूं। चलिए, एनीवे, ये एक सुसंस्कृत व्यक्ति है, ये एक बहुत बड़ा विद्वान है, और जो हमारे अभी के स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड से यह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है, सफल व्यक्ति है, बहुत पैसा कमाता है, तथा इसने केवल एक शादी की है और इसका एक ही बच्चा है, ऐसा हम मानते हैं। अभी मैं पुरुषों के लिहाज से बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं स्त्रियों के बारे में बात करूंगा। ये एक दूसरा व्यक्ति है, यह एक दूसरा व्यक्ति है, और इसके मैं थोड़ा से डिफरेंट बना देता हूं। अभी कुछ एजम्पशंस में भी आऊंगा। ये एक व्यक्ति है, समाज के वर्तमान मानकों के अनुसार यह एक सफल व्यक्ति नहीं है। मैं दोनों बात कह रहा हूं कि इसके अंदर कुछ इनहेरिटेबल ट्रेट्स है। जब भी हम प्राकृतिक चयन की बात करेंगे तो इनहेरिटेबल ट्रेट्स की बात करेंगे। इसके अंदर कुछ इनहेरिटेबल ट्रेट्स है, यानी इसकी अनुवांशिकी में कुछ ऐसा है जिसके कारण यह व्यक्ति बेहतर एक समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, तथा ये इनहेरिटेबल ही है कि इसमें केवल या हम ये ज्यादा वफादारी किस अंदर में गुण मानते हैं कि ये अपनी पत्नी के प्रति पूर्णतः वफादार है या अपने पार्टनर के प्रति, और ये इसके वफादारी के पूर्ण गुण है, और यह जो आजकल कहते हैं फ्लर्टिंग नहीं करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये व्यक्ति आज के स्टैंडर्ड से मान लेते हैं कि ये सफल नहीं है, इसकी आय भी कम है, हो सकता है या उतना पढ़ा लिखा भी ना हो, इसके अंदर में फ्लर्टिंग के गुण हैं, या फिर ये पॉलीगेमस है, ये
कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में भरोसा रखता है और यह इसका अनुवांशिक गुण है। ऐसा मानकर चलते हैं कि यह जो कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाली बात मैंने कही, ये इसका अनुवांशिक गुण है। हमारे ख्याल से यह व्यक्ति, या हम जिस चरण की बात करते हैं, यह व्यक्ति एक बेहतर व्यक्ति है। यह व्यक्ति आज के मानकों के हिसाब से एक बेहतर व्यक्ति नहीं है। मे भी अगर एक्सट्रीम में ले जाए तो इसे लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने की, उन्हें धोखा देने की भी टेंडेंसी है। और अगर इस रूप में यह सफल है, इस रूप में कि यह कई लड़कियों से संबंध रख पाता है और कई बच्चे पैदा कर पाता है, तो प्राकृतिक चयन के हिसाब से यह व्यक्ति ज्यादा सफल है और यह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं है। हमारे मानकों के हिसाब से यह ज्यादा सफल व्यक्ति, ज्यादा बेहतर व्यक्ति है, जबकि प्राकृतिक चयन की अगर बात करें तो यह व्यक्ति ज्यादा सफल है, क्योंकि कई स्त्रियों के साथ संबंध रखने के कारण इसकी कई संतानें होंगी, कई संतानें होंगी। और जैसा मैंने कहा, एजम्पशन ये है कि इसका यह गुण, फ्लर्टिंग का गुण अनुवांशिक है, तो ये गुण इसके, ये जो फ्लर्टिंग के गुण है और अधिक बच्चा पैदा करने के जो गुण है, ये प्रकृति में बढ़ेंगे, क्योंकि इसके संतानों की संख्या ज्यादा होगी। जबकि इसके ये गुण चयनित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके संतानों की संख्या कम होगी। जैसा मैं दिखाया, यहां पर मैं 3 दिखा रहा हूं कि 3 लोग में इसके जीन्स हैं और इसमें इसके जीन्स केवल एक में है, यानी वफादारी का गुण जो है इसे कुछ विशेष प्राकृतिक फायदा नहीं दिख रहा है, जबकि इसे प्राकृतिक चयन के हिसाब से इसका गुण ज्यादा प्राकृतिक रूप से ज्यादा चयनित है। तो समाज में, प्रकृति में ऐसे इस तरह के व्यक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पुरुषों का जहां तक संबंध है, फ्लर्टिंग का गुण प्राकृतिक रूप से चयन होने की संभावना रहती है, क्योंकि वे ज्यादा, अगर वे इसमें सफल रहे तो वे ज्यादा संतानोत्पत्ति करने में सफल होंगे और अपने गुणों को अपनी अगली पीढ़ी तक दे पाएंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट को आगे ले जाता हूं। जो भी बात हम देखते हैं समाज में, उसको प्राकृतिक चयन के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये एक स्त्री है। अब स्त्री के संबंध में भी मैं इस तरह से एक बात करता हूं। ये एक स्त्री है और मानते हैं हमारे पूर्वजों में कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो एक ही पुरुष से संबंध बनाने में भरोसा रखती थी। एक ऐसी स्त्री है जो एक ही पुरुष से संबंध बनाने की भरोसा नहीं, ये अनुवांशिक गुण है स्त्री का कि यह एक ही पुरुष से संबंध बनाती है, इसका अनुवांशिक गुण है। यह स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है, ऐसा मान लेते हैं कि यह स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है। स्त्रियों की जहां तक बात करें, देखिए पुरुषों में कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के कारण इसके कई बच्चे अलग अलग स्त्रियों से हो सकते हैं, यानी ये प्रकृति रूप से चयन होगा, इसके बच्चे बढ़ेंगे। किंतु जब हम स्त्रियों की बात करेंगे तो यह स्त्री भी एक साल में एक बच्चा ही पैदा करने में सक्षम है, क्योंकि इनका स्त्रियां जैविक रूप से साल में एक ही बच्चा पैदा कर सकती हैं अधिकतम। तो यह स्त्री भी कई पुरुषों के साथ संबंध रखने के बावजूद एक ही बच्चा पैदा करेगी। मतलब, रिपीट कर रहा हूं, पुरुषों का जहां तक संबंध है, पुरुषों के फ्लर्टिंग के गुण प्राकृतिक रूप से चयन हो सकते हैं, क्योंकि एक पुरुष एक खास समय में कई संतानों को अलग अलग स्त्रियों से जन्म दे सकता है। तो वैसे पुरुष जिनमें कई स्त्रियों से संबंध रखने की संभावनाएं हैं, वे उनके गुण ज्यादा लोगों में होंगे, क्योंकि उनके ज्यादा संतानें होंगी। अगर स्त्रियों में अगर इसी तरह की
टेंडेंसीज हैं तो भी यह इस स्त्री के गुण ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, प्रकृति रूप से चयनित नहीं होंगे, क्योंकि संतानों की संख्या तो दोनों ही केसेस में एक ही है। तो यह गुण, कई लोगों से संबंध बनाने वाले गुण प्राकृतिक रूप से चयनित नहीं होते हैं, या फिर दोनों के लिए दोनों ही गुण के चुन लिए जाने की संभावना बराबर ही है। फिर कह रहा हूं, पुरुषों में फ्लर्टिंग या फिर या ज्यादा संतान उत्पन्न करने की इच्छा एक प्रकृति रूप से चयनित गुण है, जबकि स्त्रियों में ऐसा नहीं है। तो समाज में जो हम स्त्री और पुरुषों के यौन व्यवहारों में जो अंतर पाते हैं, उसको इस सिद्धांत से उनकी व्याख्या की जा सकती है। इस पूरे बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार वैसे जीव जिनमें ऐसे गुण होते हैं जो प्राकृतिक रूप से चयनित होते हैं, यानी वातावरण से ज्यादा बेहतर तरह सामंजस्य बैठा सकते हैं, वैसे गुण चयनित हो जाते हैं। और चूंकि ये गुण अनुवांशिक, यदि ये गुण अनुवांशिक हुए तो ऐसे जीवों की संख्या प्रकृति में बढ़ जाती है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन का सिद्धांत रिप्रोडक्टिव सक्सेस से है, यानी संतानोत्पत्ति करने की क्षमता से संबंधित है। मतलब वैसे जीव जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, और यदि उनकी मृत्यु रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही होने लगती है, जैसे मैं कह रहा था मॉथ्स, अगर मॉथ्स की मृत्यु अपने रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त करने से पहले ही होने लगे, तो ऐसे गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और वैसे वेरिएशंस जो प्रकृति रूप से चयनित होंगे, वे उन वेरिएशंस को रखने वाले जीव अपने रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त कर पाएंगे तथा ज्यादा संतानोत्पत्ति में सक्षम हो पाएंगे और अपने गुणों को बढ़ाएंगे। अब इससे रिलेटेड मैं एक बात बता रहा हूं कि ये हमारे शरीर में ये सब बैक्टीरिया हैं। हम कहते हैं कि दवा खाते हैं, दवा खाने के बाद कभी कभी हम सुनते हैं कि ये बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दवा खा खाकर उनसे बचने लगे हैं, बल्कि कोई खास दवा, ये सोचिए ये दवा है और ये दवा इन पर पड़ गई, तो मान लेते हैं कि इतने सारे जो बैक्टीरिया है ये दवा द्वारा मारे गए, लेकिन इनमें या फिर इसमें कुछ ऐसी भिन्नता इनसे मौजूद है कि इस दवा का असर इस पर नहीं हुआ, तो ये बैक्टीरिया अब संतानोत्पत्ति में सक्षम होगा। ये बैक्टीरिया संतानोत्पत्ति नहीं कर पाएंगे और इस बैक्टीरिया के जब संतान बढ़ेंगी तो ये ड्रग रेजिस्टेंट होंगी, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया की संतान है जिस पर ड्रग का असर नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसी आनुवंशिक गुण है जो इस दवा से नहीं मरती हैं और इसके संतान इस दवा से नहीं मरेंगे। उम्मीद है आप प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समझ गए होंगे। मैं ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बना रहा हूं। मेरा चैनल देखते रहिए, इसके आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे। धन्यवाद।